बाराबंकी में एक सामान्य परिवार के युवा ने कर दिया कमाल। पहले ही प्रयास में बिना कोचिंग सेल्फ स्टडी के जरिए आईएएस की परीक्षाओं में हासिल की सफलता। 21 साल की उम्र में छोटे से शहर में रहकर आईपीएस बन गए बाराबंकी के आदर्शकांत शुक्ला। बाराबंकी के एक नौजवान ने कमाल किया है। वैसे तो भारत में युवाओं के लिए ऑल इंडिया सर्विसेज एक सपने की तरह होती है। बहुत से युवा इस सपने को कई सालों तक जीते हैं, इस सपने के पीछे दौड़ लगाते हैं और कुछ ऐसे भाग्यशाली होते हैं, किस्मत वाले होते हैं जो इस सपने को हासिल कर लेते हैं और उन्हें उनके जीवन का वो मुकाम मिलता है जिसके लिए वो बचपन से सोचते हैं। आदर्श जो आज का यूथ है वो मुखर्जी नगर भागता है, दिल्ली भागता है ऑल इंडिया सर्विसेज के लिए। जो दिल्ली नहीं जा पाते हैं वो इलाहाबाद जाना चाहते हैं, लखनऊ में शहर में रह के और अच्छी सुविधाओं में रह के तैयारी करने का एक कॉन्सेप्ट एक इस तरह का डेवलप हो गया है कि भाई दिल्ली जाइए या इलाहाबाद जाइए। तो आपने तो इस परंपरा को तोड़ने का काम किया है, तो ये एक निर्णय कैसा आपने लिया कि नहीं हमें अब बाराबंकी में ही रहना है और अपने घर पे ही रह के तैयारी करनी है? ये जो डिसीज़न लेते थे पहले इस बेसिस पे लिया जाता था कि मुखर्जी नगर, राजेंद्र नगर में रिसोर्सेज की अवेलेबिलिटी होती थी, अच्छे कोचिंग इंस्टीट्यूशंस थे, टीचर्स भी थे। बट अभी इंटरनेट का ऐसा एज है कि जो भी हम लोग को बुक्स चाहिए, जो भी रिसोर्सेज चाहिए, न्यूज़पेपर से लेके बड़ी बड़ी बुक्स तक सब घर पे अवेलेबल हो जाता है। टेस्ट सीरीज़ भी जो भी कोचिंग्स की होती है वो भी घर पे अवेलेबल हो जाती है। तो इस बेसिस पे मैंने डिसाइड किया कि जो भी मुझे चाहिए, जो भी बुक्स मुझे चाहिए वो अगर मैं घर पे बैठे मंगवा सकता हूँ तो मुझे फैमिली से दूर जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। और फैमिली के साथ रहने पे एक मुझे मेंटल सपोर्ट रहता है कि जब भी एंजाइटी होती है, स्ट्रेस होता है, तो फैमिली ने हमेशा एक सपोर्ट रहता है। इस वजह से मैंने प्रेफर किया कि घर पे ही मैं प्रिपरेशन करता हूँ। जो बच्चे हमारे अपने दिमाग में कॉन्सेप्ट बनाए हुए हैं कि हमें कोचिंग ज्वाइन करना चाहिए और बड़े शहरों की जो बात है वो तो आपने अब एक अच्छा लॉजिक दिया कि भाई घर में रहते हैं तो मनोबल ऊंचा रहता है, फैमिली का सपोर्ट रहता है और घर में आप अपना एक स्टेशन डेवलप कर लेते हैं, पढ़ाई का एक रूम अपना डेवलप कर लेते हैं। लेकिन फैमिली के साथ रहते हैं तो कुछ पल फैमिली के साथ भी बीच में बीतता है, तो कहीं ना कहीं एक रिक्रिएशन का भी अवसर है और एक आपको मोटिवेशन भी मिलता है। लेकिन ये कहते हैं कि साहब कोचिंग्स का भी एक अहम रोल हो गया है अब, और सिविल सर्विसेज की कोचिंग्स जो हैं वो देश के तमाम बड़े शहरों में बढ़ती जा रही हैं। तो सेल्फ स्टडी को हथियार आपने बनाया, कोचिंग के पीछे आप नहीं गए। क्या नहीं लगा कि कभी कि इससे सफलता में थोड़ा देरी हो सकती है? सबका पढ़ने का जो स्टाइल होता है, जो तरीका होता है वो डिफरेंट रहता है। मेरा शुरुआत से ही जो एक तरीका था पढ़ने का वो ऐसा था कि कोचिंग के अकॉर्डिंग मैं पढ़ नहीं पाता था कभी। तो इसीलिए शुरुआत से ही कोचिंग्स यूजुअली अवॉइड करता था मैं, और मैं खुद से ही प्रिपेयर करना चाहता था। तभी जब यूपीएससी की बारी आई तो मेरा जो नेचुरल एक स्टाइल है पढ़ने का, मैंने उसी को फॉलो किया। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनको कोचिंग का बेटर समझ में आता है, जिनको उसकी एक एडजस्टमेंट की आदत हो गई है। बट मुझे खुद से पढ़ने का ज़्यादा शौक़ था। जब मुझे कोई बताता है कि ऐसे पढ़ना है तो वो मुझे ज़्यादा समझ में नहीं आता, मैं खुद से एक्सप्लोर करना चाहता हूँ। खुद से ही एक्सप्लोर करना चाहते हैं और मुझे लगता है कि कॉन्फिडेंस का एक बड़ा रोल रहा होगा इस डिसीजन के पीछे, क्योंकि यूपीएससी की जब बात करते हैं तो इतना बड़ा सिलेबस होता है कि पूरा ब्रह्मांड जो है, आप सरल शब्दों में कहें तो यूपीएससी क्रैक करने के लिए पूरे ब्रह्मांड के बारे में जानना होता है। और ब्रह्मांड के सिर्फ भूगोल नहीं, ब्रह्मांड में जो रहने वाले मनुष्य हैं, ब्रह्मांड में जितने देश हैं, जितने ग्रह हैं, मतलब दुनिया का कोई ऐसा विषय नहीं है जहाँ तक आपकी कल्पना जाती है वहाँ तक यूपीएससी का पाठ्यक्रम जाता है। और उस पाठ्यक्रम को पढ़ना, समझना, कंठस्थ करना, उसके बारे में उससे जुड़े प्रश्नों का उत्तर देना, उसके लिए वो सक्षम अभिव्यक्ति वो भी आपने आदर्शकांत शुक्ला ने अपने घर में रह के ही विकसित की। ठीक है, आप कोचिंग नहीं गए, आपने बड़े शहरों की ओर रुख नहीं किया, लेकिन आपने कैसे डिसाइड किया कि क्या पढ़ें? एक फ्रेमवर्क कैसे आपने प्लान किया कि साहब स्ट्रक्चर क्या होगा हमारी पढ़ाई का, कौन सी किताबें लेंगे, कितना पढ़ेंगे? क्योंकि यूपीएससी का सिलेबस तो लगभग अनलिमिटेड टाइप का माना जाता है। सबसे पहले तो जो बुक्स यूज़ करनी है, जो रिसोर्सेज यूज़ करना है, उसके लिए तो ऑलरेडी इंटरनेट पे बहुत सारे जो टॉपर्स हैं जिन्होंने एग्ज़ाम क्लियर कर रखा है, उन्होंने अपनी स्ट्रेटजी शेयर की है। तो उनकी बुक लिस्ट की जब मैंने बुक्स देखी, ऐसी बुक्स देखी जो ज़्यादातर लोग रेफ़र कर रहे थे, तो मैंने भी उन्हीं बुक्स को रेफ़र किया। जहाँ तक सिलेबस की बात है, अगर यूपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखे जाए
तो उससे सिलेबस को छोटा करने में काफ़ी हेल्प मिल जाती है। कई सारे ऐसे एरियाज़ हैं जहाँ से यूपीएससी क्वेश्चन नहीं पूछता है, तो हमको एरियाज़ को पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। जहाँ से यूपीएससी ज़्यादा पूछता है, हमको उनको प्रायोरिटाइज़ करने की ज़रूरत है। तो इस तरह से उस सिलेबस को भी एक लिमिटेड फॉर्म में लाना, तभी वो मैनेज हो पाएगा। तो उसके लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर बहुत हेल्प करते हैं। मतलब ये आपने देख लिया कि जो महासागर है, उस महासागर के जो रत्न हैं, जी उन रत्नों पर आपने ध्यान केंद्रित किया, क्योंकि पूरे सागर में गोता लगाएंगे तो उम्र बीत जाएगी। पूरी दुनिया के बारे में पढ़ेंगे तो बहुत कुछ है, हज़ारों लाखों किताबें हो जाएंगी। तो आपने वो, मुझे लगता है कि सफलता का पहला चरण वहीं पर है जहां आप अपने जो उस सिलेबस को आइडेंटिफाई कर लें, उन चीज़ों को, उन सब्जेक्ट्स को, उन टॉपिक्स को आइडेंटिफाई कर लें जो टॉपिक्स आपको अच्छे अंक दिलाएंगे। जी। घर में जब आपने अपने पेरेंट्स से शेयर किया और एक स्टूडेंट के तौर पे जब आप अंडर ग्रेजुएट रहे होंगे, तो वहाँ पर ये डिसीजन लाइफ में कैसे आया कि साहब ऑल इंडिया सर्विसेज के लिए ही जाना है? शुरू से ही एक इंक्लिनेशन था सिविल सर्विसेज की तरफ, क्योंकि फैमिली का भी काफ़ी एक गाइडेंस रहा, ओरिएंटेशन रहा कि सिविल सर्विसेज काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कराती है। नेशनल सर्विसेज में भी हम लोग गवर्नमेंट मशीनरी का एक पार्ट बन सकते हैं, सोसाइटी को कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो इसलिए एक शुरुआत से इंक्लिनेशन था सिविल सर्विसेज की तरफ। बट बीएससी के बाद आई डिसाइडेड कि आप प्रिपरेशन शुरू कर सकते हैं। ये आपने एक अच्छी बात कही कि गवर्नमेंट मशीनरी के साथ जुड़ के आप सोसाइटी के लिए कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। अक्सर आप देख रहे होंगे न्यूज़पेपर्स में और टीवी पे, और बहुत सी खबरें आती हैं ब्यूरोक्रेसी के बारे में, ऑफिसर्स के बारे में, तमाम तरह की। तो आपकी मेहनत से आपको वो मौका ऊपर वाले ने दिया है, आपकी डेस्टिनी से आपको वो चीज़ें मिल रही हैं, अब जिन चीज़ों को आप हासिल करना चाहते थे। तो ये जो अपॉर्चुनिटी है, इसको किस रूप में देख रहे हैं? ये एक आप क्या मानते हैं, बड़ा लक्ष्य आपने हासिल कर लिया है या एक बहुत बड़े लक्ष्य की तरफ अब बढ़ना है? डेफिनेटली अब लक्ष्य की तरफ बढ़ना है। ये तो केवल एक मीडियम है। सोसाइटी को कंट्रीब्यूट करने के बहुत सारे मीडियम हैं। डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, एक बिजनेसमैन है, वो भी कंट्रीब्यूट ही करता है सोसाइटी को। बट बीइंग द ब्यूरोक्रेट, हम लोग की ये जिम्मेदारी होती है कि एक गवर्नमेंट के जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं उनको कैसे बेटर इंप्लीमेंट किया जाए, जो सर्विस डिलीवरी है कैसे वो इम्प्रूव हो, कैसे एक जो कॉमन सिटीज़न है कंट्री का उसको कोई प्रॉब्लम ना हो। तो यही हम लोग का एक एम रहेगा। अगर हम लोग जो मिनिमल एम्स है एकदम कि लोगों को ज़्यादा अवेयर कर पाएँ, लोगों की जो ग्रीवांस है उनको बेटर एड्रेस कर पाएँ, तो ये कॉमन एम ही फुलफ़िल करना अपने आप में एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव हो जाता है सर्विस का। अभी आपने इंडियन पुलिस सर्विसेज में अपना स्थान सुरक्षित किया है, क्वालिफाई किया है, और अभी आप आगे और अटेम्प्ट्स आप देना चाहते हैं। तो आगे जो आपकी तैयारी है ऑल इंडिया सर्विसेज में, आप किस हिस्से को सबसे बेहतर मानते हैं? और जैसा कि आपने कहा कि आप आईएएस को हासिल करना चाहते हैं, शायद आपका अपना नेचर और आपका जो भी आपने सोचा है उसके बारे में, तो आप किस तरह से आईएएस को बेटर मान रहे हैं और वहाँ पर किस तरह से आपको लग रहा है कि सर्व करने की अपॉर्चुनिटीज़ और ज़्यादा हैं? मेरा ऐसा मानना है कि जितनी भी सर्विसेज हैं, 22 सर्विसेज हैं, और वो सब अपने आप में इम्पॉर्टेंट है। और सिंस सबका जो सेक्टर है वो एकदम डिफरेंट है। इंडियन इंफॉर्मेशन सर्विस में जो ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री है उसके साथ में एक तरह का अटैचमेंट होता है, और जो कॉमन पब्लिक है जो घर में बैठ के दूरदर्शन देख रही है या आकाशवाणी सुन रही है, उसके थ्रू उन तक हम पहुँच सकते हैं। पुलिस सर्विसेज में हम लॉ एंड ऑर्डर का ध्यान रखते हैं, और इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस जो होती है उसके थ्रू हम लोग पॉलिसीज़ को इम्प्लीमेंट करते हैं। तो हर एक सर्विस का अपना एक डेडिकेटेड ऑब्जेक्टिव है, तो उनको तो मैं कंपेयर नहीं करूँगा, और ये तो कहना उसकी लेगेसी को कम करना होगा कि एक सर्विस दूसरी से बेटर है। हैविंग सेड दैट, जो मेरी पर्सनैलिटी है, जो मेरा एक टेम्परामेंट है, वो मुझे ऐसा लगता है कि इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस जो है उससे काफ़ी ज़्यादा ओवरलैप करता है। तो इसलिए मेरी पहली प्रेफरेंस इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस थी, और इंडियन पुलिस सर्विस भी मेरी वन ऑफ द मोस्ट प्रीफर्ड सर्विस थी। इनफैक्ट सेकंड प्रीफर्ड सर्विस मेरी इंडियन पुलिस सर्विसेज ही थी। तो इर्रेस्पेक्टिव ऑफ द रिजल्ट्स, आईपीएस एक ऐसी सर्विस है जिसके लिए मेरी एक अटमोस्ट रिस्पेक्ट है, और मुझे जब भी मौका मिलेगा उसको सर्व करने का, आई विल गिव मोर देन माई 100%। जो यूथ हैं, जो नौजवान हैं, हमारे जो स्टूडेंट्स हैं, जो सपने देख रहे हैं, प्लानिंग कर रहे हैं, या फिर कॉम्पीट कर रहे हैं और एग्ज़ाम्स में बैठने वाले हैं, उन बच्चों के लिए, उन टीनेजर्स से लेकर, भले इसके सपने लोग हाई स्कूल में ही देखने लगते हैं, बच्चे जब
जब एक मौका आता है जीवन में क्लास 8th के बाद कि भाई क्या स्ट्रीम लोगे, तो बच्चे सोचना शुरू करते हैं कि भाई कुछ आर्ट साइड के सब्जेक्ट्स लें, ये सब्जेक्ट जब जब उनके पास विषयों को चुनने के अवसर आने लगते हैं तो वहीं से बच्चे अपनी दिशा निर्धारित करने लगते हैं। तो उन बच्चों के लिए और जो कंपटीशन देने वाले हैं उनके लिए आपका क्या संदेश है? किस तरह से, अगर एक कम शब्दों में आपको एक अवसर दिया जाएगा उनको गाइड करने का, तो आप क्या कहेंगे? मैं यही बोलूँगा कि उनको अपने इंट्यूशन को फॉलो करना चाहिए और परसिस्टेंटली हार्ड वर्क करते हैं, उसका कोई अल्टरनेटिव नहीं है। अपने फैमिली से शेयर करें जो भी उनका इशू है, जो भी प्रॉब्लम है। स्ट्रेस मैनेज करने के लिए अपनी फैमिली को आप हर प्रॉब्लम अपनी एक्सप्रेस करें। जो आपका एक लिमिटेड फ्रेंड सर्किल है उससे आप अपनी प्रॉब्लम शेयर करें। एंड जो डिस्ट्रैक्शन है आज के टाइम पे काफ़ी ज़्यादा है, तो उसको अगर आप नेविगेट कर सकते हैं किसी भी तरह से, तो मोर देन हाफ तो बैटल वहीं पे आप जीत जाते हैं। आज के बच्चे सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा टाइम दे रहे हैं। कम उम्र में ही बच्चों की प्रोफाइल बन जाती है फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, और बच्चे काफ़ी अपना समय दे रहे हैं उस तरफ। अब क्या लगता है ये चीज़ें, आप भी एक नौजवान के रूप में और इसी युग के युवा हैं आप, इसी युग के नौजवान हैं आप, तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं आपके सामने भी रही होंगी, मोबाइल पर दोस्तों से बात करना, ये सारी चीज़ें। तो ये यहाँ पर अनुशासन किस तरह से स्थापित हो, और बच्चों के लिए क्या कहेंगे कि जो बच्चे इन दिशाओं में ज़्यादा समय दे रहे हैं, स्टूडेंट भी हैं, पढ़ाई भी प्रभावित होती है कई बार, तो कैसे खुद को नियंत्रित रखें और अपनी जो सही दिशा निर्धारित की है उसी दिशा में समय लगाएं? इसके लिए तो फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चे को खुद भी एक लेवल ऑफ मैच्योरिटी, उसको भी अंडरस्टैंडिंग ज़रूरी है कि उसका गोल क्या है। जब तक उसको ये क्लियर रहता है माइंड में कि मेरा ये गोल सर्टेन है, तब तक इस तरह के डिस्ट्रैक्शन ज़्यादा अफेक्ट नहीं करता। बट जब उसको सोशल मीडिया ज़्यादा इंपॉर्टेंट लगने लगता है, तो इसका मतलब उसका डेडिकेशन अपने जो ऑब्जेक्टिव है उसकी तरफ शायद उतना नहीं है, या फिर वो डाइल्यूट होगा। तो यहाँ पे मैं कहूँगा कि पेरेंट्स का भी काफ़ी रोल रहता है, वो भी मॉनिटरिंग करते रहते हैं अपने बच्चों की। इनफैक्ट मेरे यहाँ तो ऐसा रहता ही था कि आई यूज़ टू शेयर, जैसा भी मेरी लाइफ में हो रहा है तो अपने पेरेंट्स से तो मैं ज़रूर शेयर करता था कि मार्क्स अच्छे आ रहे हैं, बुरे आ रहे हैं। एंड ऐसा भी नहीं है कि मैं अपने दोस्तों से एकदम कटा हुआ था। जो भी मेरा फ्रेंड सर्किल है उनसे मेरी काफ़ी रेगुलर बात होती थी। क्रिकेट का मुझे शौक है, उसको भी मैं रेगुलर देखता रहता था। एज लॉन्ग एज सोशल मीडिया आपकी लाइफ का मतलब कोई बहुत तनाव लेने की ज़रूरत नहीं है, आप टीवी भी देखिए, मूवी भी देखिए, खेलिए भी, लेकिन पढ़ाई के प्रति जो आपका डेडिकेशन है वो बना रहे। अच्छा आदर्श, लाइफ की किस एज पे, आपसे मैं ये प्रश्न इसलिए कर रहा हूँ कि आपकी जो सफलता है वो एक सिद्धांत बन चुकी है अब, क्योंकि आपने बड़े शहरों की ओर ना जाके, कोचिंग्स की ओर ना जाके, एक छोटे से शहर में सेल्फ स्टडी के ज़रिए इसको हासिल किया है। किस एज में ये डिसीजन लेना चाहिए स्टूडेंट को, अपने कैरियर के डायरेक्शन को कब वो डिसाइड करें? हाई स्कूल में डिसाइड कर लें, 8th में डिसाइड कर लें, और जो पढ़ाई की दिशा है उसको कब वो उसी हिसाब से बदलें? ये तो किसी एक एज को तो नहीं मैं वो कर पाऊँगा, सर्टिफाई कर पाऊँगा कि वो आइडियल है, क्योंकि जितने भी बच्चे होते हैं हर बच्चे का एक डिफरेंट सोशल कंटेक्स्ट होता है, डिफरेंट एटमॉस्फेयर होता है अपब्रिंगिंग का। जिस बच्चे के पास बेटर एक सोशल कंटेक्स्ट होता है, उनके पेरेंट्स उनको बेटर एक्सपोज कर सकते हैं कि कैसी कैसी अपॉर्चुनिटीज़ है। और जो बच्चे जैसे Tier 2 या Tier 3 सिटीज़ में, उनके लिए एक सपना ब्यूरोक्रेसी का इसलिए होता है क्योंकि उनको ये काफ़ी ल्यूक्रेटिव ऑप्शन लगता है। बट अगर हम मेट्रो सिटीज़ में जाते हैं तो वहाँ पे हम देखते हैं बहुत सारे ऐसे सोफिस्टिकेटेड कोर्सेज़ हैं, MBA है, फाइनेंस है, बच्चे प्राइवेट सेक्टर की तरफ ज़्यादा जाते हैं। तो वो तो बच्चे के कंटेक्स्ट पे डिपेंड करता है। हैविंग सेड दैट, जब बच्चे को क्लियर हो जाए कि हाँ मुझे मेरा इंटरेस्ट इस फील्ड में लाई करता है, तो उसको इर्रेस्पेक्टिव ऑफ द सोसाइटी, मतलब ग्रेजुएशन के पहले क्या एक निर्णय, एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाना चाहिए, अपनी दिशा कब निर्धारित हो जानी चाहिए? मेरा ऐसा मानना है कि कई बार ऐसा होता है कि इंसान ग्रेजुएशन करता है, फिर वो अपनी सर्विस ज्वाइन कर लेता है, तब उसको रियलाइज़ होता है कि ये मेरी नेचुरल कॉल नहीं है, ये मैं सोसाइटी के लिए कर रहा था, या फिर ये मेरा नेचुरल पैशन नहीं है। फिर वो जॉब क्विट करके फिर वो सर्विसेज की तरफ जाता है, या फिर बहुत सारे लोग अपनी जॉब छोड़ के फिर राइटर बन जाते हैं, पेंटर बन जाते हैं। यानी कभी भी ऐसा, जी, वो नेचुरल कॉल कभी भी आ सकती है। वो जब रियलाइजेशन आपको हो जाए, वो अर्ली एज में भी हो सकता है, वो लेटर ऑन एज में भी हो सकता है, तो उसका कोई एक फिक्स एज नहीं है। तो आपने आदर्श को सुना, और आदर्श ने निश्चित तौर पर एक आदर्श स्थापित किया है उन युवाओं के लिए जो छोटे शहरों में हैं, उन युवाओं के लिए जो महानगरों में नहीं रहते हैं, बड़ी कोचिंग्स के पीछे नहीं भागना चाहते हैं, वो कहीं से भी, और आज इंटरनेट का युग है, आज आपका मोबाइल जो है वो एक बड़ा अस्त्र है, आप उसका सदुपयोग करें
तो वो आपको आपके सपनों के करीब पहुंचा सकता है, बशर्ते कि आपके जीवन में अपने लक्ष्य के प्रति समर्पण और अनुशासन बना रहे। धन्यवाद।